हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए हरिशंकर परसाई जी का चैप्टर है आपका निंदारस। ठीक है बेटा, इसका चैप्टर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी इसके अभ्यास प्रश्न। तो जान लेते हैं बेटा, हम इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले की अखबार में दे देते हैं। हरिशंकर परसाई जी क्या कह रहे हैं कि ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अखबार में दे देते हैं। हम अलग खड़े देखते रहते हैं से क्या मैं गले मिला, क्या मुझे उसने समेट कर गले से लगा लिया? हरगिज नहीं, मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि का अपनी ससुराल आया है और ग के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और स्नेह कटीली दे उसकी बाहों में छोड़ दी। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी को कलेजे से चिपटाए है। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। देखते हैं बेटा, हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा इसका? उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो गद्यांश के लेखक का नाम लिखोगे बेटा आप हरिशंकर परसाई। गद्यांश के लेखक का नाम हरिशंकर परसाई और गद्यांश के पाठ का नाम हो जाएगा आपका निंदारस। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। ईर्ष्या द्वेष की भावना से युक्त मित्र से कैसे गले मिलना चाहिए? तो ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं से युक्त मित्र से संवेदनाहीन और भावनाहीन होकर के धृतराष्ट्र और भीम की भांति गले मिलना चाहिए। आगे समझ में? ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं से युक्त मित्र से कैसे गले मिलना चाहिए? ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं से युक्त मित्र से संवेदनाहीन और भावहीन होकर धृतराष्ट्र और भीम की भांति गले मिलना चाहिए। आगे समझ में? अगला देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में किस भाव को व्यक्त किया गया है? प्रस्तुत गद्यांश में किस भाव को व्यक्त किया गया है? तो इसका आंसर बेटा क्या लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने शिष्टाचार के कारण अपने मित्र से मिलता है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक शिष्टाचार के कारण शिष्टाचार क्या होता है बेटा? अपने अनुशासन के द्वारा। ठीक है, शिष्टाचार अपने संस्कार के द्वारा। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक शिष्टाचार के कारण अपने मित्र से मिलता है तथा मित्र से मिलते समय उसके मन में उत्पन्न भावों को व्यक्त किया गया है। आगे समझ में? ये हो जाता है आपका अगला क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक शिष्टाचार के कारण अपने मित्र से मिलता है और मिलते समय लेखक के मन में उत्पन्न होने वाले भावों को व्यक्त किया गया है। आगे समझ में? अगला देखते हैं। लेखक ने किस पर व्यंग किया है? लेखक ने किस पर व्यंग किया है? तो लेखक ने आजकल की मित्रता और सभ्यता पर व्यंग किया है। लेखक ने आजकल की मित्रता और सभ्यता पर व्यंग किया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं बेटा रेखांकित अंश। प्रस्तुत गद्यांश में हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे। प्रस्तुत गद्यांश में हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि जिस प्रकार से महाभारत में जो धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र भीम से गले मिलते हैं, छल पूर्वक धृतराष्ट्र भीम से गले मिलते हैं, उसी प्रकार से छल रूपी धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे यानी कि गले से लगाए, जब छल रूपी धृतराष्ट्र गले से लगाए तो भीम रूपी पुतले को ही आगे बढ़ाना चाहिए। आगे समझ में? ये हो जाता है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला देख लेते हैं बेटा, अगला गद्यांश। बोलो अभी सुबह की गाड़ी से उतरा। बोला अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। जैसे
आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है, आते ही झूठ बोला कमबख्त। कल का आया है, यह मुझे मेरा मित्र बता गया था। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका न रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। वे आयतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं, वे अगर बम्बई जा रहे हैं और उनसे पूछें तो वे कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। कभी बड़ा निर्दोष सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, क्या हो जाता है इसका क्वेश्चन? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ कैसे लिखोगे बेटा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के हरिशंकर परसाई कृत निंदा रस शीर्षक से उद्धृत है। आगे समझ में? यह हो जाएगा आपका संदर्भ। निर्दोष मिथ्यावादी लोग कौन होते हैं? क्या बताया गया है? निर्दोष मिथ्यावादी लोग कौन होते हैं? तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे बेटा? कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, वे आयतन, या यहां से लिखोगे निर्दोष मिथ्यावादी लोग कौन होते हैं? जो आदत से प्रकृति के वशीभूत होकर झूठ बोलते हैं और उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। वे लोग निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर लिखोगे बेटा, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मिथ्यावादी लोगों के विषय में विचार व्यक्त किया है। उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मिथ्यावादी लोगों के विषय में विचार व्यक्त किया है। अगला, उपर्युक्त गद्यांश किस शैली में है? तो इसका आंसर लिखोगे, उपर्युक्त गद्यांश व्यंग्यात्मक शैली में है। अगला क्वेश्चन, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसके आंसर में लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश में हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। उन्हें दूसरों की निंदा करने से ही संतुष्टि होती है। वे अपनी आदत के कारण और अपने स्वभाव के वशीभूत होकर के झूठ बोलते ही हैं। उनके मुख से बिना प्रयास के ही और बिना प्रयोजन के झूठ ही निकलता है। आगे समझ में? अगला, उपर्युक्त गद्यांश, अच्छा ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको करा चुकी हूं, ठीक है, और ये रेखांकित अंश का अर्थ मैंने आपको बता दिया। अगला देखते हैं बेटा, अगला गद्यांश, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बेटा, अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास 200 का केटला लगा है। अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास 200 का केटला लगा है। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों न मैं लगे हाथों विरोधियों की गत इसके हाथों लगा दूं। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता गया। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजबूत लकड़ी का लट्ठा खिसकता जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। दोनों एक हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का ऐसा ही भेद नाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठाकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए कि 2-4 ईश्वर भक्तों से जो रामधुन लगा रहे हैं। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता और निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। इसलिए संतों ने निंदकों को
आंगन कुटी छवाए पास रखने की सलाह दी है। तो बेटा ये इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन आप कर ही लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा चुकी हूँ। आगे लेखक ने किसका उदाहरण आरा मशीन से दिया है, ठीक है। लेखक ने किसका उदाहरण आरा मशीन से दिया है, तो इसका आंसर लिखोगे बेटा, लेखक ने निंदा करने वाले व्यक्ति का उदाहरण आरा मशीन से दिया है। आ गया समझ में? लेखक ने निंदा करने वाले व्यक्ति का उदाहरण आरा मशीन से दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, लेखक ने किसकी विशेषता का वर्णन किया है। लेखक ने किसकी विशेषता का वर्णन किया है, तो इसका आंसर लिखोगे बेटा, लेखक ने निंदा करने वाले व्यक्ति की विशेषता का वर्णन किया है। उपर्युक्त गद्यांश में किसका चित्रण किया गया है, तो इसका आंसर लिखोगे बेटा, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक निंदा करने वाले व्यक्ति की विशेषता बताता हुआ कहता है कि कोई सामान्य व्यक्ति भी शत्रु की निंदा किसी अन्य व्यक्ति के मुख से सुनकर असीम आनंद का अनुभव करता है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, रेखांकित गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अब इसे देखते हैं बेटा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो यहां से देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि निंदकों की सी एकाग्रता, निंदा करने वाले व्यक्तियों के समान एकाग्रता, आपसी आत्मीयता और निमग्नता, यानी कि बुराई करने में, दूसरे लोगों की निंदा करने में निमग्न हो जाना भक्तों में दुर्लभ, भक्तों में यह इस गुण का होना अत्यधिक कठिन है। आगे समझ में? यह हो जाता है आपका बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला गद्यांश देखो, अगले गद्यांश में क्या कहते हैं, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है, त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या, द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कमी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। तो देखते हैं बेटा, हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं इस गद्यांश के। देखो, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको समझा चुकी हूँ, आप कर ही लोगे। अथवा पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। बेटा ये क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपका आता ही आता है। ठीक है। अगला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसे देखते हैं बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि निंदा की उत्पत्ति हीनता और कमजोरी से होती है। मनुष्य अपनी हीनता को दबाता है और दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है, यानी कि सभी उससे नीचे स्तर वाले हैं और वह उन सबसे अच्छा है। उसके अहंकार की इससे संतुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बनती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटा करके छोटी लकीर बनती है। जैसे जैसे धीरे धीरे कर्म क्षीण होता जाता है, वैसे वैसे निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। आगे समझ में? आगे देखते हैं बेटा, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। निंदा की प्रवृत्ति कब बढ़ती है? तो निंदा की प्रवृत्ति कब बढ़ती है?
कर्म के क्षीण होने से निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती है। आ गया? निंदा की प्रवृत्ति कब बढ़ती है? जैसे जैसे ये कर्म क्षीण होते जाते हैं वैसे वैसे निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। या फिर इस आंसर को ऐसे लिख सकते हैं, कर्म के क्षीण होने पर निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती है। आगे समझ में? अगला देखते हैं, देवताओं को भय क्यों बना रहता है? देवताओं को भय क्यों बना रहता है? अकर्मण्यता के कारण, या अर्थात कर्महीन होने के कारण। ठीक है? या अकर्मण्यता लिखोगे या कर्महीनता लिखोगे। ठीक है? अकर्मण्यता अथवा कर्महीनता होने के कारण देवताओं को, कर्महीनता के कारण देवताओं को भय बना रहता है। एक बार फिर से देख लो, अकर्मण्यता के कारण देवताओं को भय बना रहता है। निंदा रस का उद्गम कब होता है? निंदा रस का उद्गम कब होता है? तो इसका आंसर लिखोगे बेटा, हीनता और कमजोरी के से ही निंदा रस की उत्पत्ति होती है। आगे समझ में? निंदा रस की उत्पत्ति हीनता और कमजोरी से होती है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? अगला देखते हैं, अगला गद्यांश देखो। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति का अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरों की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात स्वान जैसा भौंकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता। उसे और क्या दंड चाहिए? निरंतर अच्छा काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। जैसे एक कवि ने अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। अब अगर एक और अच्छी लिख दी तो उसका कष्ट दुगना हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये क्वेश्चन बेटा आप कर ही लोगे। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसे देखते हैं बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना। प्रस्तुत गद्यांश में हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि निंदा करने वाला व्यक्ति 24 घंटे ईर्ष्या और द्वेष के कारण जलता रहता है और निंदा रूपी जल को छिड़कर वह कुछ समय के लिए शांति का अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है, दया के योग्य होता है। आगे समझ में? ये हो जाती है आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला, निंदा कितने प्रकार की होती है? तो इसका आंसर लिखोगे बेटा, निंदा 2 प्रकार की होती है। एक ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा और दूसरी लिखोगे मिशनरी भाव की निंदा। आगे समझ में? निंदा कितने प्रकार की होती है बेटा? निंदा 2 प्रकार की होती है। ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित निंदा, और दूसरी होती है मिशनरी भाव से निंदा। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होकर निंदा करने वाले व्यक्ति किस प्रकार स्वयं को दंडित करते हैं? तो इसका आंसर लिखोगे, लेखक के अनुसार ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होकर निंदा करने वाले, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होकर निंदा करने वाले व्यक्ति 24 घंटे ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़ककर कुछ शांति का अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरों की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात स्वान जैसा भौंकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन,
कोई जरूरत नहीं है। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। यहां तक लिखोगे बेटा, आगे समझ में। ईर्ष्या द्वेष से लेकर के स्वयं दंडित होता है तक। हो गया क्लियर। ईर्ष्या द्वेष से निंदा करने वाले निंदक की स्थिति कैसी होती है? तो ईर्ष्या द्वेष से निंदा करने वाले निंदक की स्थिति कैसी होती है? तो इसका आंसर लिखोगे बेटा, ईर्ष्या द्वेष से निंदा करने वाले निंदक की स्थिति श्वान के समान होती है। श्वान किसे कहा जाता है बेटा? कुत्ते के लिए। ठीक है, तो ईर्ष्या द्वेष से निंदा करने वाले निंदक की स्थिति श्वान, कोष्ठक में लिख दोगे, कुत्ते की भांति होती है। अगला देखते हैं बेटा, अगला गद्यांश देख लेते हैं। देखो, कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने बाप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये क्वेश्चन बेटा आप कर ही लोगे। अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत गद्यांश में हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि जो निंदक व्यक्ति होते हैं उनका किसी से बैर और द्वेष नहीं होता है, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, परंतु 24 घंटे वे निंदा कर्म से बहुत पवित्र भाव में से लगे रहते हैं। 24 घंटे वे निंदा करने के कार्य में बहुत अधिक पवित्र भाव से लगे रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, उनके निरंतर निंदा करने के कार्य में लग्न रहने के कारण निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने पिता की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस प्रकार से वह आनंद से अन्य लोगों के साथ दुश्मनी निभाते हैं। आगे समझ में? दुश्मन की पगड़ी को उछालते हैं। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन, लेखक मिशनरी निंदक किसे कहते हैं? लेखक मिशनरी निंदक किसे कहते हैं? किसी से बैर और द्वेष न करने वाले को लेखक मिशनरी निंदक कहता है। लेखक मिशनरी निंदक किसे कहता है? तो लेखक किसी से बैर और द्वेष न करने वाले को मिशनरी निंदक कहता है। अगला क्वेश्चन, मिशनरी निंदक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो बेटा इसका आंसर यहां से लिखोगे, लेखक किसी से बैर और द्वेष नहीं, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। तो ये बेटा आपका जो मिशनरी निंदक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, ये दोनों क्वेश्चन आपका एक ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार निंदक लोगों की निष्पक्षता का प्रमाण क्या है? तो इसमें लिखोगे, लेखक के अनुसार निंदक लोगों की निष्पक्षता का प्रमाण उनकी नितांतता, निर्लिप्तता, निष्पक्षता है। आगे समझ में? मिशनरी निंदक किस भाव से निंदा करने में लगे रहते हैं? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? अगला क्वेश्चन, मिशनरी निंदक किस भाव से निंदा करने में लगे रहते हैं? तो इसका आंसर लिखोगे बेटा, मिशनरी निंदक 24 घंटे पवित्र भाव से निंदा करने में लगे रहते हैं। आगे समझ में? मिशनरी निंदक 24 घंटे पवित्र भाव से निंदा करने में लगे रहते हैं। आगे समझ में? अगला देख लो, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे। इस पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों
की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। तो देखते हैं बेटा, निंदा किसकी पूंजी होती है? तो निंदा किसकी पूंजी होती है? निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है? तो इसका लिखोगे बेटा, कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार, इसका आंसर बेटा देखो यहां से आ जाएगा। कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। आ गया समझ में? सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सत्य कल्पित कलंक कथा, यहां से लिखोगे सत्य कल्पित कलंक कथा को सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। आगे समझ में? सत्यकल्पित कलंक कथा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ लिखोगे, कुछ लोग बड़े रस विभोर होकर, यहां से लिखोगे कुछ निंदक बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्यकल्पित कलंकित कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। आगे समझ में? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर लिखोगे बेटा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के प्रस्तुत गद्यांश हरिशंकर परसाई कृत निंदा कुछ लोगों की पूंजी। प्रस्तुत गद्यांश में हरिशंकर परसाई जी, ऐसे लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश में हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि निंदा कुछ लोगों की पूंजी के समान, कुछ लोगों की दौलत के समान होती है। बड़े ही लंबे वे निंदा रूपी बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार चलाते हैं और वे इस पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको पहले ही करा चुकी हूं, तो इस क्वेश्चन को आप कर ही लोगे। अगला देखते हैं बेटा, लास्ट का ध्यान आपका हो जाता है, कई महीने बाद आए। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। यह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। ठीक है बेटा, तो इसका देख लेते हैं बेटा, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। का किस तरह कमरे में घुसे और उन्होंने किस तरह मुझे भुजाओं में जकड़ा। तो इसका आंसर लिखोगे बेटा, का तूफान की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। आगे समझ में? का किस तरह कमरे में घुसे और उन्होंने किस तरह मुझे भुजाओं में जकड़ा। का तूफान की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह उन्होंने मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन, मुझे किसके पुतले की याद आ गई। तो मुझे किसके पुतले की याद आ गई, तो इसका आंसर लिखोगे कि मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े हुए भीम के पुतले की याद आ गई। आगे समझ में? मुझे किसके पुतले की याद आ गई, मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े हुए भीम के पुतले की याद आ गई। हो गया क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत रेखांकित अंश में हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि वे कहते हैं कि मेरे मित्र ने तूफान की तरह मेरे कमरे में प्रवेश किया और उन्होंने
घुमावदार साइक्लोन के समान मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। जिस प्रकार से धृतराष्ट्र ने भीम को अपनी भुजाओं में जकड़ना चाहा था, उसी तरह से उन्होंने मुझे साइक्लोन की तरह अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन, धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया? तो इसका आंसर क्या लिखोगे बेटा? धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया? तो इसका आंसर लिखोगे धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया और उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़ कर चूर कर डाला। आगे समझ में? धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया? धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया और उन्होंने उसे प्राणघाती प्राणघाती प्रेम से भुजाओं में जकड़ करके चूर चूर कर डाला। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन, दिए गए गद्यांश के पाठ एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा आप कर ही लोगे, ठीक है। तो ये था बेटा आपका हरिशंकर परसाई जी का चैप्टर, आपका निंदारस, ठीक है बेटा। ये आपका लास्ट चैप्टर था बेटा। तो ये चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा बेटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आती हूँ नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।